Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 2 पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथ ही साथ इसमें जो है हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर हम पूरी चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो इसमें हम बात करेंगे कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो हमारा क्या होता है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख लिया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो हमने जो प्रीवियस के लेक्चर में सीखे हैं वो हमने जो है इनवर्स निकालना या फिर किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना सीखा था हमने, है ना, प्रतिलोम निकालना सीखा था। साथ ही साथ इसमें आपको क्लास 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है क्लास 11th में वो आप लोगों को आना चाहिए अच्छी तरह से। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलन क्या कहलाता, किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स उस फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है ना। तो कोई भी फलन अगर f है तो उस फलन f का प्रतिलोम जो है f इनवर्स होगा। f अगर है तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो हमारा क्या होगा, f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स को ही हम क्या कहेंगे, जो अगर ये हमारे पास एक त्रिकोणमितीय फलन है तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा लिख रहा हूं, तो साइन ऑफ थीटा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा। आया समझ में। तो अगर ये त्रिकोणमितीय फलन है तो ये इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम का मतलब ये होता है उल्टा, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो वो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए उसमें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, मतलब जो साइंस एंड जो इंजीनियरिंग है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कैलकुलस वगैरह में हम डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह करते हैं, उसमें हमें ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। समाकलन जो हम करते हैं उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक मैंने बता दिया है आप लोगों को कि यहाँ पर हम इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का ऐड हो जाता है और वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान देखिए क्या होता है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान या फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि मुख्य शाखा, ये क्या होता है मुख्य शाखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आगे भी डिस्कशन भी करूंगा आप लोगों के साथ कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका मुख्य मान क्या होता है कि जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होता है। समझ में आ गया। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान या फिर प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका जो मुख्य मान या फिर मुख्य शाखा की हम जो बात कर रहे थे वो हमारा क्या है, देखिए मुख्य शाखा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो इसमें निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि मुख्य मानीय शाखाओं को उनके प्रांतों तथा परिसरों के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो जो पहला वाला जो हमारा है ये है हमारा प्रांत, क्या है, प्रांत है, और ये हमारे पास क्या है, उसका परिसर है। समझ में आ गया। और प्रांत और परिसर के बारे में मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था कि प्रांत, सह प्रांत या फिर परिसर हमारा क्या होता है। तो सबसे पहला ये तो इसका जो है मुख्य मानीय शाखा है, ठीक है, मुख्य शाखा है, मुख्य मान का शाखा है। अब ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से +1 में होता है, और परिसर जो होता है -1/2 से +1/2 में। ऐसे ही कॉस इनवर्स की मैं अगर बात करूं तो ये भी -1 से +1 में होता है, और इसका जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है ना, 0 और पाई के बीच में। और कॉसेक इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो इसका जो हमारा प्रांत होता है वो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन वास्तविक संख्या में -1 और +1 नहीं होता है, और इसका जो परिसर होता है वो -π/2 और
π/2 होता है, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता है। समझ में आ गया, जीरो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास प्रांत होता है वो ये है और परिसर ये है। ऐसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ये हमारे पास दिया हुआ है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अगर क्वेश्चन करनी है तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि इसमें आपका एक टेबल है जो कि आप लोगों ने आई थिंक क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हम करेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर साइन थीटा लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो देखिए साइन का मान जो है 0 पर 0 होता है, लेकिन देखो हम 30 डिग्री को यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे इस चीज़ को कि जो 30 डिग्री होता है, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख देता हूँ मैं। देखिए अगर 0 डिग्री को तो हम इन जनरली 0 से ही प्रदर्शित करते हैं, 0 डिग्री को 0 डिग्री से ही प्रदर्शित करते हैं। 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम π/6 से दिखाते हैं। ऐसे ही 45 डिग्री, इसको हम π/4 से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम π/3 से प्रदर्शित करते हैं। और मैं बात करूं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री को हम जो है π/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो है आगे ये भी हमारा दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो 0 है उसको हमने 0 ही लिखा है, 30 को हमने π/6 लिखा है, 40 को हमने π/4 लिखा है, 60 को हमने π/3 लिखा है, 90 को π/2, ऐसे ही 180 को पाई लिखते हैं। तो देखिए इन जनरली क्या होता है कि जो हमारा ये जो पाई हम लिख रहे हैं, ये पाई का जो मान होता है वो इन जनरली 180 के डिग्री के बराबर हम मान करके चलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हम जो है मान करके चलते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ 30 डिग्री को थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूँ तो 180/6 है ना, 6 × 18 30 डिग्री हो गया। ऐसे इसको मैं भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी। तो ये जो है रेडियन में लिखने का तरीका है, इसको हम रेडियन बोलते हैं। ये क्लास आई थिंक 11th में आप लोगों ने सीखा है। तो वैसे मान पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, ये तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा, सारी जितनी वैल्यूज है वो सारे आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि 0 साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, ऐसे 60 का मान 1√3/2 होता है। तो ये तो अब लोगों को सभी को पता है, बहुत बेसिक बातें हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये 2 टेबल आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मान आप लोगों को यहाँ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है NCERT का एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है। अभी एग्जाम्पल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस में बता रखा है कुछ बेसिक चीजें जैसे कि मुख्य शाखा का जो मान होता है वो हमने देख रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या लिखेंगे, दिया है क्या, साइन इनवर्स 1/√2। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम मानेंगे, माना y के बराबर। सबसे पहले हम मान लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 1/√2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y, इस साइन को मैं इस साइड में ले आऊंगा y के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि हमें y में कन्वर्ट कर देना है। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भी हमारे इनवर्स फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हमें y के रूप में कन्वर्ट करके क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ रखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा था आप लोगों को, चूंकि साइन इनवर्स का यहां पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर
वो क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर अभी हमने जस्ट देखा है, परिसर में हमने माइनस का π/2 से प्लस का π/2 देखा है, ये होता है मुख्य शाखा परिसर। तो देखिए जो भी हमारे पास मान आता है ना वो इसके अंदर ही होना चाहिए, उसी को हमने क्या बोला था, मुख्य मान बोला था। अभी इसका डेफिनेशन भी पढ़ा था कि मुख्य मान क्या होता है, वहां मान होता है किसी त्रिकोणमितीय फलन का जो कि उसके मुख्य शाखा परिसर में होता है, जो कि उसके मुख्य शाखा परिसर में ही होता है। तो अब हम अगर इसकी बात करें, इसीलिए देखिए साइन y है, अब साइन y है, अब हमें π/1/√2 को देखना है कि ये मान हमारा किस में दे रहा है। हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन π/4 लिख सकते हैं ना, π/4 लिख सकते हैं। तो π/4 इसका मतलब क्या है, देखिए साइन से साइन अगर हट गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया, π/4। तो यही हमारा क्या है, इसका मुख्य मान हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो मुख्य मान होगा ना वो इस शाखा परिसर के अंदर होगा। तो मुख्य मान शाखा परिसर के अंदर है, कैसे है, देखिए मैं अगर बात करूं π/4 की, देखो यहाँ ये है हमारा π/4 वाला टर्म, ये है π/4। अब ये π/4 देख लो ना आप, ये 90 यानी कि π/2 और इधर अगर माइनस π/2 ले तो इन दोनों के बीच में ही तो है, 90 और माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में ही ये वाला जो मान π/4 है 45 डिग्री है वो है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, नहीं आया है समझ में तो इसको आप लोग जो है एक बार फिर से रिवाइंड करके एक बार स्टार्टिंग से इसको देखिए अच्छे से। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या क्या पॉइंट बताया है। फिर भी नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हमारे पास और दिया हुआ है। देखिए इसमें ये जो एग्जाम्पल है वो बता रखा है कि जो है कॉट इनवर्स -1/√3 है, कॉट इनवर्स -1। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा उसको हमें क्या मानना है, माना y बराबर जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम y मान लेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3। तो जब भी ये चीज हमारा दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर है, एक एक स्टेप हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जब ये चीज हमारा यहाँ पर हो जाएगा तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिखना है कि चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कॉट का जो मुख्य शाखा परिसर है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉट का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, ये है शाखा परिसर, 0 और π/2 के बीच में होता है ना, 0 और π/2 के बीच में होता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को यहीं पर बताना चाह रहा था कि आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 0, π है ना, इसीलिए हम जैसा लैंग्वेज इसके प्रीवियस में लिखे थे सेम वैसा ही लैंग्वेज आपको क्या करना है, यूज करना है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास आ रहा था फंक्शन कॉट इनवर्स माइनस का π/2, इसको हम क्या कर लेंगे, y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर लिखूंगा यहाँ से हमें क्या करना है, इसको कॉट को y के साथ लिखना है ना, ये जो कॉट है इसको हमें y के साथ लिखना है। तो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3 ये चीज आएगा। और जब ये माइनस का 1/√3 हम यहाँ पे लिख देंगे तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉट, और 1/√3 किस में देता है, माइनस का कॉट हम π/3 में लिख सकते हैं।
लेकिन कॉट का मान हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो कॉट का मान माइनस में कहां पर मिलता है, कॉट हम इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा मैंने क्यों किया है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्लास 11th में जानी पड़ेगी। और क्लास 11th में हमने कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने सीखा था। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, यहाँ जितने भी देखिए ये हमारे पास होता था 0 डिग्री, ये हमारे पास होता था पाई बाई 2, और ये हमारे पास होता था पाई, और ये हमारे पास होता था 3 पाई बाई 2, और फिर जब घूम करके हम यहाँ जाते थे तो ये हो जाता था हमारे पास 2 पाई के। तो यहाँ जो हमारा ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, ऐसे ही ये हमारे पास होता था तीसरा, ऐसे ही ये हमारे पास होता था चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वाड्रेंट होता था इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव रहता था, मतलब जितने भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सारे के सारे जो है हमारा पहले वाले में पॉजिटिव होता था। दूसरे वाले में हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होता था, एक तो हमारे पास होता था साइन और दूसरा हमारे पास होता था कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होता था। तीसरे वाले में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता था, और इसमें हमारा कॉस और सेक ये हमारे इसमें पॉजिटिव होता था। अब देखिए हमें कॉट का मान क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव में पाई बाई 3 चाहिए कॉट का मान। तो नेगेटिव पाई बाई 3 हमें कहां पर मिल जाएगा, अब आप समझिए पाई माइनस पाई बाई 3 हम कर रहे हैं, तो पाई माइनस अगर मैं पाई है, ये है हमारा पाई है, ये जो लाइन है वो हमारा पाई का लाइन है यहां तक। तो पाई में से अगर कुछ भी मैं माइनस करूं तो इसी में रह जाएगा, और इसमें अगर कॉट है तो वो कॉट हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर साइन और कोसेक के अलावा कोई भी मान अगर इस कोऑर्डिनेट में रहा तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 हम कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब हम पाई प्लस पाई बाई 3 क्यों नहीं किए, अगर पाई में मैं कुछ भी जोड़ देता तो वो इस कोऑर्डिनेट में आ जाता, और अगर इस कोऑर्डिनेट में आ जाता तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए टेन और कॉट तो हमारा पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, पाई माइनस पाई बाई 3 किया है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहां से आ जाएगा कॉट, मैं इसको लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इससे ये कट जाएगा है ना, कॉट से कॉट हट जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो मुख्य मान है, ये जो मुख्य मान है वो किस में लाई कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच में, समझ में आ गया। ये जो आपका लाई कर रहा है वो किस में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलते हैं, और उसमें जो है हम एक एक करके जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करने के लिए सेम जो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बता रखा है वैसे ही क्या करना है, आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो देखो सबसे पहला तो हम यहाँ पर अगर मैं एक एक करके सॉल्यूशन करूं तो फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हमें क्या करना है, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, है ना, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब यहां से मैं अगर बात करूं इसको इस साइड में लाने की, y के साथ लिखने की, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये समझ में आ गया, साइन ऑफ माइनस का 1/2। अब देखो चूंकि यहां पर हम लिखेंगे फिर से वही लाइन, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ये आप लोग याद कर लेना सारा, शाखा परिसर क्या होता है,
मुख्य शाखा परिसर हमने देखा था कि -π/2 से प्लस का π/2 के बीच में रहता है कि नहीं, प्लस का π/2 के बीच में रहता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन y जो हमारे पास आ रखा था उस साइन y को, अब माइनस का देखिए, माइनस का क्या है 1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन 1/2 किस में देता है मान, अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था 30 डिग्री में देता है। तो अगर 1/2 30 डिग्री में देता है तो मैं इसको लिख सकता हूं π/6, ठीक है ना, π/6 में मैं लिख सकता हूं उसको। तो जब ये π/6, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन का मान हमको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो साइन का मान माइनस में हमें कहां पर मिल जाएगा, साइन का मान हमें माइनस में कहां पर मिल जाएगा बताओ। देखो साइन का मान इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से अगर देखूं तो y, इसको मैं अगर देखूं तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन y साइन माइनस का π/6, ठीक है ना। यहां ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो साइन अगर मैं माइनस थीटा करता हूं तो वो माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है, ये इसीलिए मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज किया। देखो यहां माइनस का साइन π/6 है तो मैंने माइनस को अंदर ले लिया, क्यों, क्योंकि इसका इस प्रॉपर्टी की यूज किया। अगर माइनस में है तो हम थीटा के साथ माइनस लिख सकते हैं, समझ में आ गया, साइन के लिए सिर्फ। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। अब देखो यहाँ से अगर मैं y से y को साइन से साइन को हटा दूं तो ये जो y हमारे पास आ रहा है इसका मुख्य मान वो माइनस का π/6 आ रहा है। तो यही जो है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान हो जाएगा। आया समझ में। आई थिंक जो पहला जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 1.2.1 का वो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, वो क्या है, cos इनवर्स √3/2 है। दूसरा क्या है, cos इनवर्स √3/2। तो हम क्या करें, हमें क्या करना है, इसको मानना है, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2, ये हो गया। जब ये cos इनवर्स √3/2 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई cos y इज इक्वल टू √3/2। अब चूंकि cos इनवर्स का मुख्य शाखा मान या फिर शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, cos का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 पाई, है कि नहीं, 0 और पाई के लिए इस ब्रैकेट में, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो जब इसमें है तो हम यहां पर लिख सकते हैं cos y बराबर, अब देखो √3/2 किस में आता है, cos π/6 में आता है ये, ठीक है ना, 30 डिग्री में आता है। तो यहां से y बराबर अगर मैं बात करूं तो π/6 हमारे पास आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है ना। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है cosec इनवर्स 2। तो यहां भी वही हमें क्या करना है, माना y बराबर cosec इनवर्स 2। तो जब cosec इनवर्स 2 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec y बराबर 2। cosec y बराबर 2 का मतलब क्या है, हम देखो अब यहाँ पे फिर से वही लाइन लिखना है, चूंकि cosec इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर जो cos इनवर्स है उसका मुख्य शाखा परिसर हमारा cosec इनवर्स है, सॉरी
वो भी साइन के जैसा ही होता है, जो क्या है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 है। जब ये मुख्य शाखा परिसर इसमें आता है, और देखो इसमें एक चीज होता है, साइन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि 1/0 समथिंग अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए ये जीरो इसमें से हट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉसिक y इज इक्वल टू, अब 2 किस में देता है, कॉसेक, जल्दी बताइए 2 किस में आता है, 2 जो है हमारा π/6 में आता है, यानी कि 30 डिग्री में आता है। तो y बराबर यहां से हमें कितना मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया, आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ऐसे ही आप लोग जो है क्या कर सकते हो, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग आराम से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 में दे रखा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही मानेंगे इसको, माना y बराबर tan इनवर्स माइनस √3 है ना, माइनस √3। अब इसको मैं अगर लिखूं तो दिस इंप्लाई tan y इज इक्वल टू माइनस √3, माइनस √3। तो इसको हम बेसिकली अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर परिसर, जो tan का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या होता है, वो हमारा ओपन ब्रैकेट -π/2 से प्लस का π/2 ये रहता है ना, ये चीज रहता है। तो अब यहां पर देखो मैं इसको लिख सकता हूं, इसीलिए tan y इज इक्वल टू, अब देखिए √3, माइनस का √3 किसमें देगा, माइनस का tan √3 π/, जो है 3 में देता है, इसका मतलब 60 डिग्री में देता है। tan का जो मान है वो आपका π/3 में देता है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, tan y इज इक्वल टू tan, मैं देखो अंदर ले जा सकता हूं उसको π/3, क्यों, क्योंकि जैसा हमने अभी एक प्रॉपर्टी लगाया था, चूंकि tan माइनस थीटा जो है वो माइनस के tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से tan अगर हट गया तो हम कह सकते हैं कि माइनस का π/3 जो है इसका मुख्य मान आएगा। ऐसा हम कह सकते हैं, इसका जो मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का π/3 आएगा। आ गया समझ में आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th नंबर पे। और 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। बहुत छोटा छोटा और अच्छा सा क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिया हुआ है। सेम वही यहाँ पर क्या करना है, माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, दिस इंप्लाई कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। अब यहां पर लिखना है, चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, कॉस का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, कॉस का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब जब 0 से पाई के बीच में है तो हमको यहां पर सोचना पड़ेगा, देखो π/2 -π/2 इनके बीच में अगर कोई मान रहता है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि
ये अगर हमारा पहला कोऑर्डिनेट में है, ये अगर पहला कोऑर्डिनेट में है तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, और अगर कोई अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट में देखो अगर ये 0 है और ये π/2 है, तो अगर 0 और π/2 के बीच में अगर कोई है तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास 0 से पाई के बीच में आ जाता है, अब देखो 0 है, इसमें पाई है, ये पाई है, तो यहां तक आने में फ्लक्चुएट हो रहा है इसमें। इस वाले कोऑर्डिनेट में तो हमारा सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी तो सभी नेगेटिव रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस यहाँ नेगेटिव, हमारा कॉस है नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है, इसका मतलब बदलने पड़ेंगे हमें। तो अगर बदलनी है तो हम कैसे बदल सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम जो है देखेंगे। यहाँ पे देखो हमें यह हो गया। अब इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर जो है माइनस का 1/2 है, तो माइनस के 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस का cos π/3 पर 1/2 देता है, ये ध्यान रखना, 60 डिग्री पर देता है 1/2। अब देखो cos माइनस का है तो cos y, अब cos माइनस हमें कहां पर मिलेगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, cos π-π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में भी वही चीज यहाँ पे, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास π/2 और ये हमारे पास पाई। तो पाई में से अगर कुछ भी माइनस करोगे तो इस कोऑर्डिनेट में रहेगा, और इस कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस का मान यहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव दे देगा। तो अब कॉस से कॉस अगर हट गया तो यहाँ से हमारे पास बचेगा पाई माइनस π/3 एंड दैट इज 2π/3। ये हमारा जो है 5th नंबर का आंसर हो जाएगा, 2π/3। अब चलिए 6th नंबर पर बात करते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स माइनस ऑफ 1। तो tan इनवर्स माइनस ऑफ 1, अब इसको हम फटाफट से सॉल्व आउट करते हैं। y इज इक्वल टू, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, तो y इज इक्वल tan इनवर्स 1, इसका मतलब tan y हो जाएगा tan इनवर्स का, tan y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर tan का हमारे पास, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य शाखा मान, शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, tan का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, -π/2 से प्लस का π/2। ठीक है, -π/2 से प्लस का π/2। तो यहाँ देखो π/2 वाला सिस्टम है, तो यहाँ ज़्यादा बदलने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, tan का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 1 है, सॉरी ये माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ हमारा माइनस का आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 10 π/4। ठीक है, अब यहाँ पर tan y इज इक्वल टू 10 माइनस π/4 लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पर फिर वही प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना है, सिंस tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का आपका π/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मुख्य मान आ जाएगा। ठीक है, 6th नंबर। अच्छा, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर में क्या है, 7th नंबर में है sec इनवर्स, sec इनवर्स 2/√3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए y इज इक्वल टू, माना y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से sec y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पर फिर से वही, चूंकि sec इनवर्स का मुख्य, यहाँ पर मुख्य होगा, मुख्य शाखा परिसर, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, सॉरी sec इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर हमारे पास क्या होता है, 0, देखो ये वाला
0 से पाई, लेकिन इसमें एक चीज़ हमारा नहीं होता है और वो क्या है, π/2 नहीं होता है। तो जब π/2 नहीं होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sec y इज इक्वल टू, देखो 2/√3 sec में कहाँ पर देता है, sec में कहाँ पर देता है बताओ, 2/√3 जो है sec में कहाँ पर देता है, π/6 पर देता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sec π/6 है ना, sec π/6 लिख सकता हूँ। तो sec से sec अगर हट गया तो यहाँ से हो जाएगा π/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मुख्य मान आ जाएगा। देखो जो भी मुख्य मान आ रहा है वो इसके परिसर में, शाखा परिसर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो भी मुख्य मान आ रहा है वो उसके शाखा परिसर में बिलोंग करेगा ही करेगा, उसी को हम मुख्य मान बोलते हैं। 7th नंबर के बाद आता है 8th नंबर। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 8th नंबर में क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 सेम y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो यहाँ से cot y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, cot y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब देखो cot का सिंस cot इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होगा, cot इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर हमारे पास 0 से पाई के बीच में होता है। तो जब 0 से पाई के बीच में होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot, इसीलिए cot y इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं π/6, cot π/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/6। तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। 9th नंबर में क्या कहा है, देखिए फटाफट से हम 9th नंबर भी कर लेते हैं। इसमें ये कहा है कि cos इनवर्स -1/√2, ठीक है, -1/√2। तो देखिए -1/√2 इसके लिए भी सेम वही काम हमें करना है, और वो क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। तो यहाँ से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो cos ऑफ y है वो हमारा -1/√2 आ जाएगा। अब चूंकि देखो cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर cos का क्या होता है, 0 से पाई में होता है, ठीक है, 0 से पाई में होता है। तो अब देखो यहाँ पे 0 से पाई में आ गया, तो कहीं ना कहीं अगर माइनस में है तो मान हमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस cos। अब देखो 1/√2 है तो ये π/4 में देगा, है ना, 45 डिग्री में देता है ये मान, 1/√2 45 डिग्री में देता है। अब देखो cos का मान हमें माइनस में चाहिए, दिस इम्प्लाई cos y इज इक्वल टू cos, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, बहुत सिंपल है, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा cos y इज इक्वल टू cos, यहाँ से 3π/4 आ जाएगा। तो cos से cos हट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 3π/4। क्लियर हो गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, यहाँ इंटरवल जो भी होता है ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर ये आप याद नहीं है मुख्य शाखा परिसर, तो मैंने बता रखा है, आप लोग याद इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी लिया किसी तरह से तो उसमें मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। चलिए 10th नंबर और जो है पहले क्वेश्चन का लास्ट हम सॉल्व आउट करते हैं। कोसिक इनवर्स -√2। तो यहाँ भी सेम y इज इक्वल टू माना करके लिख लेना, कोसेक इनवर्स
माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। फिर यहां से हम दिस इम्प्लाई कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। अब यहां चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर ये क्या होगा, कोई बता सकता है? ये क्या होगा? माइनस π/2 से π/2 होता है साइन के जैसे, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होता है, और वो क्या है? 0 नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कोसेक होता है वो हम 1/sin के बराबर लिखते हैं, और अगर साइन का मान अगर 0 हो गया तो देखो 1/, अगर कोसेक 0 की मैं बात करूं, 0 की मैं अगर बात करूं तो 1/sin 0, तो sin 0 ये अनडिफाइन हो जाता है। sin 0 का मान 0 होता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम 0 इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आया? रीजन भी है, हर एक चीज का पीछे एक रीजन जरूर होता है। तो देखो अब इसमें पाई और π/2 है, तो इसमें हमें परिवर्तन की आवश्यकता कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक, अच्छा √3 किस में देता है? कोसेक में, π/4 में, 45 डिग्री में देता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, π/4 में। तो यहाँ पर हम इसको कोसेक, दिस इम्प्लाई कोसेक, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस π/4। सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पर किया था, सिंस कोसेक माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा माइनस का कोसेक थीटा। समझ में आया? तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस π/4। तो ये इसका जो है क्या आ जाएगा? मुख्य मान आ जाएगा। समझ में आया? मुख्य मान आ जाएगा। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व आउट कर लिया है। आई थिंक आप लोगों को जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आ गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? कहीं पर अगर डाउट है आप लोगों को तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर हेल्पफुल लगता है आप लोगों को मेरा चैनल, इससे अगर आप लोगों को हेल्प होता है तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में मिलते हैं।